हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से बिरकैश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार लोक सेवा आयोग के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि AEDO के पेपर 2 के सामान्य अध्ययन के विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि AEDO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु की ठंड होने की दर किस पर निर्भर करती है? तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु की ठंड होने की दर वस्तु एवं परिवेश के तापांतर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वस्तु एवं परिवेश के तापांतर पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो सोनार तकनीक में समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे की वस्तुओं को मापने के लिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। किसको उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोगुना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसका सूत्र D2O होता है का उपयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसका सूत्र D2O होता है का उपयोग मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जल के अणुओं के अपघटन से मुक्त होती है। कहाँ से मुक्त होती है? जल के अणुओं के अपघटन से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है, डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो यह सिद्धांत यानी कि डार्विन का सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता पर जोर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मानव रक्त में एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो मानव रक्त में एबीओ रक्त समूह प्रणाली लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति के द्वारा निर्धारित होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना। वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के क्या होता है? तो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है उसको बोला जाता है ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है ऑक्सीकरण अपचयन। इसका ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, जीन क्लोनिंग तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जीन क्लोनिंग तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य है किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतियां बनाना। किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतियां बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य है शहद और मोम का उत्पादन।
क्या चीज़? शहद और मोम का उत्पादन मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो जैव आवर्धन से तात्पर्य है खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान लगभग कितना है? तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान कितना है? तो चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान लगभग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या है 17। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न संख्या 18। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है? तो निर्वात में प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.97 × 10⁻24 kg। कितना है? 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 × 10⁻24 kg। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर औसत त्रिज्या है। कितना क्या चीज़ है? औसत त्रिज्या। क्योंकि पृथ्वी बिल्कुल गोलाकार नहीं है, यह एक अंडाकार टाइप का है, अंडाकार आकार का है, इसलिए इसका औसत त्रिज्या लिया गया है। तो इसका औसत त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पर कार्य करता है। क्या चीज़? प्रकाशिक तंतु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है प्रकाशिक तंतु के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक तंतु के आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रकाशिक तंतु के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक तंतु के बाहरी परत को क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए एवं द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यदि किसी वस्तु को संवेग दुगना कर दिया जाए, द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 गुना। कितना होगा? 8 गुना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। सौर सेल किस प्रभाव पर आधारित है? तो सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है। किस पर? फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। थायराइड ग्रंथि गले में किस हार्मोन का स्राव करते हैं? थायराइड ग्रंथि जो कि गले में होती है वह किस हार्मोन का स्राव करती है? तो यह स्राव करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। किस हार्मोन को? थायरॉक्सिन हार्मोन को स्राव करती है, जो कि थायराइड ग्रंथि गले में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। तो प्रश्न संख्या 27 में है अधिवृक्क ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करते हैं। किसका? एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करती है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। आपातकालीन या लड़ो या भागो हार्मोन किसे कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन के नाम से
एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या लड़ो या भागो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। प्रश्न संख्या 31, वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो वसा का पायसीकरण पित्त रस करता है। प्रश्न संख्या 32, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में पेप्सिन द्वारा होता है। कहाँ पर होता है? अमाशय में, लेकिन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन द्वारा। प्रश्न संख्या 33, स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो स्टार्च का पाचन प्रारंभ मुख्य गुहा से होता है एमाइलेज टाइलिन द्वारा। किसके द्वारा? एमाइलेज, जो लार में एमाइलेज पाया जाता है उसके द्वारा स्टार्च का पाचन मुख्य गुहा से शुरुआत हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में है, पौधे में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से रंध्रों के द्वारा होता है, जो कि पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको कि रंध्र कहा जाता है, और उसी के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। इसमें पौधों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का आधार क्या था? तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का आधार था मटर के पौधों पर प्रयोग। मटर के पौधों पर प्रयोग मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का आधार था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, इस कोशिका अंगक में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है? तो स्वयं का डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और लौक में होता है। स्वयं का डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और लौक में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तियों की पहचान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 में है, यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? यसद लेपन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो यसद लेपन में लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक धातु की, जिसका संकेत क्या होता है? Zn होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार लोक सेवा आयोग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पेपर 2 सामान्य अध्ययन के विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का संग्रह देखा, और हम नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।